राजधानी लखनऊ में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर रामदास अठवले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नरेंद्र मोदी की सराहना की। इसी के चलते रामदास अठवले ने राहुल गांधी को संविधान विरोधी बताकर विपक्ष पर हमला बोला। रामदास अठवले ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बंधुओं का मैं पवन कुमार गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष, सभी का स्वागत करता हूं, सभी को नमस्कार करता हूं। आज इस पत्रकार वार्ता में आपसे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार डॉक्टर रामदास अठवले जी आपसे संबोधित करेंगे। और आज का आप लोग जो आए हैं उसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। मंत्री जी संबोधित करेंगे। तो आज मैं लखनऊ में आया हूँ। यहाँ हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के उत्तर प्रदेश के स्टेट कमेटी और जिला अध्यक्षों की मीटिंग यहाँ रखी गई है। और उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, हर जिले में रिपब्लिकन पार्टी का गठन करना है। कई जिलों में गठन हो चुका है। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है ये दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, ऐसे सब लोगों को इकट्ठा करना चाहती है। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह एक जमाने में रिपब्लिकन पार्टी तो यहाँ सत्ता में भी रही है, लेकिन आज हमारा जनाधार उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन वो बढ़ाने की कोशिश हमारी पवन गुप्ता जो हमारे स्टेट के अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में हमारी कोशिश जारी है। यहाँ आदरणीय मायावती बहन जी का जनाधार भी टूटता जा रहा है। और यह दलित मूवमेंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, दलितों को न्याय देने के लिए रिपब्लिकन पार्टी उनको न्याय दे सकती है। और इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी को गांव-गांव तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और इसीलिए आज सभी कार्यकर्ताओं को मैंने यहाँ बुलाया है। और 2026 में जो लोकल बॉडीज के चुनाव हो रहे हैं, जिला पंचायत और लोकल बॉडी, जिला पंचायत लोकल बॉडीज के चुनाव हो रहे हैं, उसमें भी मतलब अनेक लोग चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक है। तो हम वो भी चुनाव लड़ने वाले हैं। और 27 में जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है उसमें भी हम कुछ सीटें लड़ सकते हैं क्या। और बीजेपी के साथ हमारा उत्तर प्रदेश में, मैं तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में एनडीए में हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह अपना दल है, निषाद की पार्टी है, राजभर जी की पार्टी है, तो ये जिस तरह बीजेपी के साथ है उसी तरह रिपब्लिकन पार्टी भी बीजेपी के साथ अगर आती है तो मतलब बीजेपी को और भी ज़्यादा फायदा हो सकता है। और जिस तरह लोकसभा में थोड़ा हमारा ज़्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन आपने देखा है कि लोकसभा में राहुल गांधी जी ने संविधान बदलेगा इसी तरह का मतलब गलत जो प्रचार है उन्होंने पूरे देश भर में किया था। और सभी आरक्षण चला जाएगा इसी तरह की बात उनको बताई थी। तो लोगों के ध्यान में अभी आ गया है कि भाई राहुल गांधी जी झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी जी खाली पार्लियामेंट में हंगामा करने का काम करते हैं। और लोकतंत्र में जो संविधान बना है, संविधान में जिस तरह पावर सत्ता में आने वाली पार्टी को जो कुछ अधिकार है उसी तरह अपोजिशन को भी अधिकार है। और लोकतंत्र का मतलब ये है कि सत्ताधारी और अपोजिशन मिलकर संसद को चलाए और नए कानून बनाए। और अच्छे काम के लिए अच्छा बोलने का जो आदत होता है ये आदत होना चाहिए। लेकिन आज हमारा अपोजिशन ऐसा है कि अपोजिशन एकदम हमेशा उल्टी सीधी बात करते रहता है। नरेंद्र मोदी जी ने इतना डेवलपमेंट करने के बावजूद भी उनको क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मतलब लोकतंत्र को तो धोखा है, ये लोकतंत्र को धोखा देते रहे। जिस तरह मैंडेट था लोकसभा में, तो उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया आघाड़ी के लोग इकट्ठा आए और उसमें जरूर हमारा नुकसान हुआ। उसमें जरूर जिस तरह 80 सीटें है उसमें मतलब जो कम से कम 70 तक सीटें चुनकर आने का एक प्लान बीजेपी एनडीए का था, लेकिन उसमें हमको सफलता मिली नहीं। हम मैंडेट मानते हैं और हमारा ईवीएम मशीन पर विश्वास है। ये ईवीएम मशीन हमने नहीं लाई है, ईवीएम मशीन नरेंद्र मोदी साहब ने नहीं लाई है, ये कांग्रेस पार्टी ने लाई है।
लेकिन अभी राहुल गांधी जो आंदोलन करने के लिए उतरे हैं, जैसे झारखंड में जब उनको सत्ता मिलती है तो वहाँ ईवीएम मशीन अच्छी रहती है, लेकिन महाराष्ट्र में हमको इतनी ज्यादा सीटें 234 तक सीटें मिलती, 37 तक सीटें मिलती है। उसमें वो बीजेपी के पास 132 सीटें है। 7 एमएलएज ने जो छोटी मोटी पार्टी को उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया है, तो बीजेपी के पास 139 सीटें है। 57 सीटें माननीय एकनाथ शिंदे साहब के पास है। 41 सीटें अजितदादा पवार जी के साथ है। और महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी का गठबंधन था, उसमें 20 सीट उद्धव ठाकरे की शिवसेना की है, 16 सीट कांग्रेस पार्टी की है और 10 सीट शरद पवार के एनसीपी की है। तो खाली 46 सीटें उनकी चुनकर आई है। और अभी बोल रहे भाई इसमें कोई काला है। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें 48 सीटों में से 31 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिली थी और खाली 17 सीटें हमारे महायुति को मिली थी। तो तब हमने ईवीएम मशीन का सवाल नहीं उठाया। अभी झारखंड में उनकी सत्ता आई तब हमने सवाल नहीं उठाया। तो ये मतलब रोने का काम कर रहे हैं। मतलब हमको सफलता मिलती है तो इतना कैसा वोट मिला, 95 लाख कैसा बढ़ गया, तो कैसा बढ़ गया लोगों को जाकर पूछो। हमने जो भी काम किया 2.5 साल में, और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में किया हुआ कामों का लेखा जोखा जायजा पूरा लोगों के सामने है। नेशनल हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, जनधन योजना के 51 करोड़ अकाउंट खुले हैं, 46 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है, 11 करोड़ लोगों को मतलब उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर मिला है, 4 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान मिला है और 12 करोड़ लोगों को जल से नल, ये जो स्कीम है घर घर में नल, जल से नल, ये जो स्कीम है उसमें 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को मतलब उनके घर में नल पहुंचे हैं। 4 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख रुपए देने की, उसमें भी 4 करोड़ से लोग हैं। और ये सब में मुस्लिम कम्युनिटी भी आती है। मतलब हम लोग मुस्लिम के विरोध में नहीं है। माननीय योगी जी हमारे महाराष्ट्र में प्रचार के लिए आए, मोदी साहब की अनेक सभा 10 सभा हुई, अमित शाह साहब की सभाएं हुई और जब हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो है ये इनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध है और उन्होंने अपना कार्यभार बहुत अच्छा संभाला है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ की गुंडाशाही खत्म करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और जो महाराष्ट्र में भी आए और उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे इस तरह का नारा दे दिया था, तो हमने बोला था कि बटेंगे नहीं तो कटेंगे कैसा, मतलब हम बटने वाले नहीं है। मोदी जी के पीछे ताकत से खड़े रहने वाले हैं और महाराष्ट्र पूरे ताकत से खड़ा रहा और इतना वोट मिला कि मतलब हमें अपेक्षा भी नहीं थी। हमको लगता, मैं बोल रहा था कि हमको 170 सीटें मिलेगी, लेकिन वो कितने मिलेगी वो तो सब डिब्बे में बंद था वो सब मशीन। तो लेकिन जब रुझान आने लगे तो हर जिले में मतलब बहुत बड़ी ताकत से हमारे लोग चुनकर आए हैं। अनेक जिलों में 10 की 10 सीटें आई, 8 की 8 सीटें आई और महाविकास आघाड़ी की दारुण मतलब उनकी शोकांतिका हो चुकी है। तो अभी ये मतलब ईवीएम मशीन पर सवाल उठा रहे हैं। तो राहुल गांधी जी को मेरा कहना है कि तुम्हारे पार्टी ने ईवीएम मशीन लाई है और बैलेट पेपर पर अगर चुनाव आएगा तो उसके लिए हम तैयार है। अभी इलेक्शन कमीशन को आप तैयार करिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि भाई जब तुमको ज्यादा फायदा मिलता है तो ईवीएम मशीन अच्छी होती है, जब दूसरों को फायदा होता है तो ईवीएम मशीन खराब होती है। तब ईवीएम मशीन पर सवाल उठाते हैं। आप लोगों पर सवाल उठाओ, लोगों ने क्यों उधर वोट दिया उनको पूछो। जब आपको वोट दिया था तो हमने लोगों ने पूछा था, हमने यही बोला था कि भाई इस कारण से हमारे लोगों का गलतफहमी हुई और हमें मतलब 293 सीटें मिली। मोदी जी को हराने के लिए पूरे लोग एक साथ आए थे और मोदी जी को हराने तीसरे बार इनको प्रधानमंत्री बनने नहीं देना है। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे कि हमारी सत्ता आएगी तो ये सबको जेल में डाल देंगे और अभी हमारी सत्ता आई है, मोदी जी की सत्ता आई है तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी जेल में नहीं है, राहुल गांधी भी जेल में नहीं है, सोनिया गांधी भी जेल में नहीं है, लेकिन वो पार्लियामेंट की वेल में आते हैं। मतलब जेल में नहीं है लेकिन वेल में आ रहे हैं। तो ठीक बात है, जो हंगामा कर रहे हैं
रोज पार्लियामेंट का कामकाज को रोक रहे हैं, जानबूझकर मतलब सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में गिव एंड टेक की पॉलिसी होती है और पहले जमाने में बीजेपी भी विपक्ष में रही है, लेकिन बीजेपी ने ऐसा हंगामा हर बार नहीं किया है। हंगामा भी किया है लेकिन हर बार नहीं किया है। इसलिए मुझे लगता है कि संविधान को धोखे में डालने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाकर बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाई है, लेकिन ये कांग्रेस वाले ही संविधान विरोधी है। राहुल गांधी संविधान विरोधी है। राहुल गांधी को संविधान मालूम नहीं है, इसीलिए वो रोज वेल में आते हैं, रोज संविधान में किताब दिखाते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ जाते हैं। अभी ईवीएम मशीन के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। अब ईवीएम मशीन के लिए कोई यात्रा निकालते है क्या? ईवीएम मशीन बंद करो तो ठीक बात है, वो मांग करने का आपको अधिकार है। बैलेट पेपर पर भी चुनाव हो जाता है तो भी हमें बड़ी उससे भी ज्यादा सफलता मिलेगी। मतलब इसीलिए हम बैलेट पेपर के लिए भी तैयार है, लेकिन अब ईवीएम मशीन के लिए वो इलेक्शन कमीशन को समझाए, कोर्ट को तो समझाइए और कोर्ट में आप जाइए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इनका काम बहुत ठीक नहीं है। तो आज मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि हमारे पवन गुप्ता जी स्टेट के प्रेसिडेंट है और मतलब ये क्या पार्टी का नाम है? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है। तो ये पार्टी के इंद्रेश कुमार गौतम जी जो प्रदेश महामंत्री है, वो उसके नेतृत्व में कम से कम 26 लोग हैं। इन्होंने मतलब रिपब्लिकन पार्टी में आने का निर्णय लिया है। उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी जो है, समाजवादी पार्टी औरैया के जिला अध्यक्ष हरिशंकर यादव, उनके नेतृत्व में कम से कम ये तो तो उनके नेतृत्व में भी अनेक लोगों ने पार्टी में प्रवेश किया है। और उसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी जो है उसके कामरान उद्दीन है प्रभारी मेरठ मंडल, सुभाष वर्मा जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ खीरी, विनय तिवारी तहसील अध्यक्ष सिद्धार्थनगर, प्रदीप शर्मा जिला उपाध्यक्ष आगरा, रोशन खत्री प्रदेश महासचिव विधि प्रकोष्ठ, हिमांशु जायसवाल महानगर अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ लखनऊ, शमशेर अली जिला अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ हरदोई, विनोद कुमार पाठक जिला अध्यक्ष बलरामपुर, योगेश कुमार त्रिवेदी जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ कन्नौज, गंगाराम जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ मथुरा, महेंद्र कुमार प्रजापति जिला अध्यक्ष जालौन, एस के वाजपेयी सक्रिय सदस्य हरदोई, मुरारी लाल जिला अध्यक्ष हाथरस, आफ्ताब मसूरी सदर विधानसभा अध्यक्ष फरुखाबाद, कुमार उर्फ रिंकू भोजपुर विधानसभा अध्यक्ष फरुखाबाद, और ऐसे अनेक लोगों ने मतलब आपको लिस्ट दी है। तो इन लोगों ने पार्टी में प्रवेश किया है, उनका मैं स्वागत करता हूं और उनको अच्छी जिम्मेदारी हम दे देंगे और पार्टी को मतलब उत्तर प्रदेश में ऐसा खड़ा करेंगे जिस तरह कांशीराम साहब ने जिस तरह यहाँ बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करके उन्होंने पार्टी बढ़ाई थी, उसी तरह यहाँ रिपब्लिकन पार्टी जो बाबा साहब की ओरिजिनल पार्टी है उसको बढ़ाने का प्रयत्न इस कार्यकर्ताओं के सहयोग से मैं करूंगा। ऐसा विश्वास मैं व्यक्त करता हूँ। महाराष्ट्र की जीत में बटेंगे तो कटेंगे, नारे का कितना बड़ा योगदान है? हाँ, तो मतलब महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे इस नारे का और भी ज्यादा फायदा हुआ। मतलब यहाँ और कई मुस्लिम लोगों ने भी वोटिंग किया है। हमने बोला कि भाई बटेंगे तो कटेंगे, मुसलमान के विरोध में नहीं है, हम एक रहना चाहिए। जिस तरह मोदी साहब ने नारा दिया, एक है तो सेफ है, एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, तो हम एक रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। तो ये कोई धर्म की बात बिल्कुल नहीं थी। हम सब लोगों ने जो मोदी जी को मानने वाले लोग हैं, हमारे इंडिया को मानने वाले लोग हैं, उन सब लोगों ने एक साथ रहकर अपने को सेफ रहना है। और इसी तरह वो भी नारा कामयाब रहा और योगी जी का नारा कटेंगे तो बटेंगे, इसका भी बहुत फायदा हमें महाराष्ट्र में हुआ। 25 में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। 25 में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। 3 महीने में 20,000 सदस्य बने हैं और 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं 25 में। हाँ, तो मतलब अभी यहाँ सदस्यता अभियान हमने शुरू किया है और अभी 1-2 महीने के अंदर ही हमारे सदस्य
20,000 बने हैं तो कितने करोड़? 1 करोड़। हाँ, तो 1 करोड़ मेंबर बनाने का हमारा लक्ष्य आने वाले 5-6 महीने में उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ जो मेंबर है ये आरपीआई को बनाने का हमारा लक्ष्य है। उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सब लोगों को हमारे पार्टी में प्रवेश है। यहाँ पर ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग हो, वैश्य कम्युनिटी के लोग हो, क्षत्रिय कम्युनिटी के लोग हो, सभी लोगों को हमारी पार्टी में प्रवेश है। हर आदमी को संविधान मान्य होना चाहिए और बाबा साहब की फिलॉसफी जिनको मंजूर है वो कोई भी जाति के आदमी को आरपीआई में लिया जाएगा। सर, मेरा एक सवाल है कि महाराष्ट्र में अभी तक सीएम के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम के तौर पे रखा जाए। तो अगर आला कमान एकनाथ शिंदे को सीएम बनाती है तो आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि हाई कमान के साथ कल रात को माननीय अमित शाह साहब से चर्चा हुई है और मतलब माननीय एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजितदादा पवार जी, ये तीनों ने मतलब कल अमित शाह साहब के साथ 2-2.5 घंटा तक बातचीत हुई है और माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हूँ ये भी मतलब उन्होंने अनाउंस किया है। और मैंने मेरा ओपिनियन बताया था कि मेरी ओरिजिनल पार्टी बीजेपी के साथ अलायंस में है। तो जिस तरह आंकड़े आए हैं कि 132 बीजेपी के पास है और 7 दूसरे पार्टी के लोगों ने उनको सपोर्ट किया है, तो 139 सीटें बीजेपी के पास है और अजित पवार के एनसीपी ने 41 सीटों का सपोर्ट भी देवेंद्र फडणवीस को दे दिया है। जिनको संविधान मान्य ने उनको देश में रहने का अधिकार नहीं है। हर एमपी ने, हर एमएलए ने और प्राइम मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सब संविधान को सामने रखकर उसकी शपथ लेते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानती है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के संविधान को मजबूत कर रही है और संविधान को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। बाकी के मुद्दों पर चर्चा करो, विकास के मुद्दों पर चर्चा करो, सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो बोलो, क्या करना चाहिए वो बोलो, लेकिन संविधान को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। और राहुल गांधी जी संविधान को सामने लाकर एक बार तो उनका फायदा हुआ, वो भी मोदी जी हरा नहीं पाई, हमको 293 सीटें में मिली और ये सरकार जाएगी, ये सरकार जाएगी, ये सरकार जाने वाली नहीं है। अगली 29 में भी हमारी सरकार आएगी और जरूर अखिलेश यादव जी कांग्रेस पार्टी एक साथ आने के बाद उनको जरूर फायदा हुआ है, लेकिन संविधान का मुद्दा अब नहीं चलेगा। महाराष्ट्र के चुनाव में संविधान का मुद्दा नहीं चला और 2027 के चुनाव में यूपी के भी ये संविधान का मुद्दा नहीं चलेगा। इसीलिए अखिलेश यादव हमारे अच्छे मित्र है। मुलायम सिंह यादव जी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध थे और उनके साथ मैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में भी रहा हूँ और मुलायम सिंह यादव जी के अंत्य संस्कार में भी मैं उनके गांव चला गया था। जरूर मैं एनडीए में हूँ, लेकिन व्यक्तिगत संबंध मेरे मुलायम सिंह साहब से बहुत अच्छे थे। वो सोशलिस्ट नेता थे और अखिलेश यादव भी हमारे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, इसीलिए वो हमारे मित्र है। लेकिन अभी संविधान को ये इसी तरह की बात करने से अभी लोगों का भरोसा उड़ रहा है। मतलब जिस तरह महाराष्ट्र में हुआ, हमारे अपेक्षा से भी ज्यादा लोगों ने हमको वोटिंग किया है। इसीलिए अखिलेश यादव जी ने जो बात की है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। बीजेपी संविधान को मानती है, नरेंद्र मोदी ने संविधान को माथा टेकर शपथ ली है। जिस कांग्रेस ने 2 बार बाबा साहब को हराया है, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया था, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब की प्रतिमा सेंट्रल हॉल में नहीं लगाई थी, वो कांग्रेस क्या बाबा साहब की बात करती है? क्या संविधान की बात करती है? इन लोगों ने इमरजेंसी लगाकर संविधान की ध्वजा उड़ाई थी इंदिरा गांधी जी ने, ये क्या संविधान की बात करते हैं? इसीलिए संविधान को बाजू में रखो और बाकी के विषय पर हमारे सामने आइए। हम लड़ने के लिए तैयार है, जो भी रिप्लाई चाहिए वो देने के लिए हम तैयार है।